हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एस ब्लॉक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी एस ब्लॉक की सीरीज चल रही है उसी में आज नेक्स्ट लेक्चर की हम लोग बात करेंगे। और टॉपिक आप लोग पहले से ही जानते हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। आज वहीं से आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हैलाइड्स के बारे में। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के जो हैलाइड होते हैं, या मैं कहूं एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आज हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हैलाइड की। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारी वीडियो में मैंने ये आप लोगों को बताया है कि जब भी कोई भी एलिमेंट हैलोजन से रिएक्ट करता है तो बनने वाले कंपाउंड को हम हैलाइड कहते हैं। और हैलोजन कौन है आप लोग जानते हैं। हैलोजन हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब आप सेकेंड ए ग्रुप मेटल की रिएक्शन, बोले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन हैलोजन से कराएंगे, तो ध्यान देने वाली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे अपनी वैलेंस शेल में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। और हैलोजन की अगर हम लोग बात करें तो जो भी हैलोजन हो उनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो ये उसका इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो इनके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में इनके 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद हैं। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो हम जब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो चार्ज को क्रिस क्रॉस कर देते हैं। तो जब आप चार्ज क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, चार्ज क्रिस क्रॉस करने पर फॉर्मूला आएगा M1X2। तो जब रिएक्शन होगी मेटल की हैलोजन के साथ तो MX2 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बार बार बता चुका हूं कि एल्कली मेटल के कंपाउंड और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ज्यादातर कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता चुका हूं आप लोगों को कि बेरिलियम के कंपाउंड और मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। तो यहां पर मैंने कहा है MX2 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन होगा जो कि आयनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन जो बेरिलियम का हैलाइड है BeX2, अब जैसे BeX2 में BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, तो जो भी बेरिलियम के हैलाइड होंगे वो सारे के सारे कोवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है वो कॉन्गनर है, ये बाकी सारे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। यहां पर हमने एक पॉइंट भी मेंशन कर रखा है, BeF2 मींस बेरिलियम फ्लोराइड, BeCl2 मींस बेरिलियम क्लोराइड आर कोवेलेंट। कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि दोनों बेरिलियम के कंपाउंड है। कोवेलेंट नेचर होने की जो वजह है वो इनकी हाई पोलराइजिंग पावर है, क्योंकि बेरिलियम सबसे छोटा होता है। बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले बना के डाली हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है कि बेरिलियम के कंपाउंड कोवेलेंट क्यों होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं दोनों के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, एंड फ्यूम्स इन एयर, और एयर के कांटेक्ट में अगर ये आएंगे तो धुआं निकलेगा इनसे, ऐसा लगेगा कि इनसे धुआं निकल रहा है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। मतलब पूरी लाइन का मतलब ये है BeF2, BeCl2 कोवेलेंट नेचर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पानी को इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड फ्यूम्स इन एयर, मतलब हवा में रखने पर इनसे धुआं निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी हाइड्रोलिसिस होने लगती है।
इसका क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस होने की वजह से धुआं क्यों निकलेगा? कोई ना कोई केमिकल बन रहा होगा और उस केमिकल का धुआं निकल रहा होगा। आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए ये BeX2 है, मैंने X इक्वल टू फ्लोरीन या क्लोरीन यहां पर बताया है, इसका मतलब ये BeF2 हो सकता है या फिर BeCl2 हो सकता है। अगर इसको एयर में रखोगे, खुली एयर में रखोगे, तो हो सकता है वहां पे मॉइस्चर हो, और मॉइस्चर होगा मतलब वाटर, और वो वाटर BeX2 के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी। ब्रेकिंग ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर BeX2 एयर में पाए जाने वाले मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर डिसोसिएट होगा H प्लस OH माइनस में, और ये बेरिलियम हैलोजन जिस तरीके से रिएक्ट किए थे उसी तरीके से अलग हो जाएंगे, बेरिलियम +2 हैलोजन माइनस पर। बेरिलियम +2 और 2 हाइड्रोक्साइड आयन का माइनस आपस में रिएक्ट करेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये 2 प्रोटॉन और ये 2 हैलोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और ये HX गैस की फॉर्म में निकलेंगे। जो धुआं बनेगा वो इन HX का बनेगा। अगर यहां पर बेरिलियम फ्लोराइड हुआ तो यहां पर HF निकलेगा, और अगर यहां पर बेरिलियम क्लोराइड हुआ तो यहां पर HX का मतलब है HCl निकलेगा, और ये इसकी वजह से ही फ्यूम प्रोड्यूस होगी। अगर हम लोग इस BeCl2 की बात करें, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये कि BeCl2 अपनी सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे BeCl2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उस पॉलीमेरिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों को यहां बात करनी है। BeCl2 हैज चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर का मतलब है ये अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा। पॉलीमर का मतलब होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल का रिपीटिशन हो रहा हो और उस मॉलिक्यूल की बहुत मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद पूरी एक लंबी चेन बना रहे हो, तो उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, और ये फॉर्म पॉलीमेरिक फॉर्म कहलाई जाती है इन सॉलिड फेज। जैसा कि यहां पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, इस एक मॉलिक्यूल को देखें, मेरे मार्कर को फॉलो करें, BeCl2, BeCl2, BeCl2। तो क्या हो रहा है कि ये BeCl2 मॉलिक्यूल आपस में देखो बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये BeCl2 दूसरे BeCl2 के साथ में बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेरिलियम यहां पर 4 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है आपको। और ये जो BeCl2 जुड़ रहे हैं ये क्लोरीन की हेल्प से जुड़ रहे हैं। बेरिलियम की अगर हम बात करें तो 2 बेरिलियम किसकी हेल्प से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? क्लोरीन की हेल्प से। इसीलिए इन क्लोरीन्स को हम लोग नाम देते हैं ब्रिज क्लोरीन, क्योंकि बेरिलियम 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड अगर बना रहा होगा तो 4 ऑर्बिटल का इसने इस्तेमाल किया होगा, जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। इसीलिए बेरिलियम की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी। और याद रखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो शेप हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहा हूं, पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग के लिए। लेकिन अगर हम वेपर फेज में बात करें तो ये BeCl2 वेपर फेज में लीनियर फॉर्म में पाया जाता है और मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। ये याद रखनी है आपको बात। सॉलिड फेज में और वेपर फेज में BeCl2 का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। In vapor phase, BeCl2 tend to form chloro-bridged dimer। वेपर फेज में BeCl2 के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाई का मतलब होता है 2, मर का मतलब होता है यूनिट। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें 2 यूनिट प्रेजेंट हो वो डाइमर कहलाया जाता है। 2 यूनिट कौन हुई? BeCl2, which dissociate into linear monomer। लीनियर मतलब सीधा मॉलिक्यूल होगा और
मोनोमर। मोनोमर का मतलब है अकेला ही मॉलिक्यूल होगा एट 1200 केल्विन। ये आपको याद रखना है, 1200 केल्विन पर। जैसे मान लीजिए ये BaCl2 सॉलिड फेज में था, आपने इसको गर्म करना शुरू किया। जब आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तभी तो इसकी भाप बनेगी, तभी तो इसकी वेपर बनेगी। तो वेपर फेज में ये सॉलिड फेज में तो था अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म में, लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर फेज में आ जाएगा। वेपर फेज में प्रेजेंट होगा डाइमर की फॉर्म में। पॉलीमेरिक फॉर्म में क्यों नहीं? अरे ये जो अतिरिक्त बॉन्ड बने थे ये बॉन्ड टूट नहीं जाएंगे हाई टेम्परेचर पर, तो इसीलिए ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि वो 1200 केल्विन हो, तो डाइमर के बीच में भी ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं और BeCl2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है मोनोमेर फॉर्म में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बेरिलियम ने सिर्फ 2 एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए इसने s ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया होगा, दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन है sp। हमेशा याद रखेंगे, अगेन केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगी तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप हमेशा लीनियर होगी, कोई अपवाद नहीं है, ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम लोग। BeF2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो BeF2 है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर। अब जरा समझिए मेरी बात को। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो बेरिलियम के हैलाइड्स होंगे वो कोवेलेंट होंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन ये BeF2 वाटर के अंदर क्यों डिसॉल्व हो रहा है? वाटर के अंदर इसके डिसॉल्व होने की वजह है बेरिलियम का साइज का छोटा होना, क्योंकि बेरिलियम सारे एल्कली मेटल में सबसे छोटा है। ओके, उसके साथ साथ अगर हम लोग हेलोजन को कंपेयर करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सारे हेलोजेंस में फ्लोरीन भी सबसे छोटा है। इसीलिए बेरिलियम के स्मॉल साइज होने की वजह से या फ्लोराइड आयन के स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बेरिलियम का ये जो फ्लोराइड है ये पानी के अंदर घुल जाता है। अदरवाइज इसके नेचर की अगर हम लोग बात करें तो इसको पानी में घुलना नहीं चाहिए था। तो वही हमने लिखा है यहां पर, BeF2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +2। और वो क्या बनाते हैं? इन फॉर्मिंग BeOH4+2। जब पानी के अंदर ये घुलते हैं, बाद में ये बेरिलियम वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है और कंपाउंड बना लेता है BeOH4+2। अब आप लोग मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है बेरिलियम का साइज छोटा है, हेलोजन में फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी तो ज्यादा होगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी भी तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को ये बताया है, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो पानी में नहीं घुलेगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो वो कंपाउंड आसानी से पानी में घुल जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बेरिलियम फ्लोराइड कोवेलेंट होने के बावजूद भी पानी में क्यों घुल जाता है, तो आप कहेंगे Be+2 के स्मॉल साइज होने की वजह से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है, और फ्लोराइड आयन के साइज छोटे होने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लैटिस एनर्जी से भी ज्यादा होती है, इसीलिए पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। अदरवाइज इनको घुलना नहीं चाहिए था। यहां पर ये +2 लिखा हुआ है, इस +2 का क्या मतलब है या किस तरीके से ये BeOH4+2 बना होगा, आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज रटनी नहीं है, आप लोगों को समझनी है हर चीज। अगर मैं एक
न्यूट्रल बेरिलियम एटम की बात करूं, कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p0, बैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। अब जरा आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको Be+2 फॉर्म में लेकर आओगे तो s सब शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे वो आप निकाल दीजिए, तो क्या ये Be+2 फॉर्म में आ जाएगा? अगर s सब शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, जब ये एलिमेंट अपने अंदर से ये रिलीज करेगा तो जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी फ्री हो गया, और जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है 3 वो भी फ्री हो गए। तो क्या यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री है? तो यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल के फ्री होने की वजह से यहां पर 4 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्साइड आयन OH- वो 4 OH- को ये एकोमोडेट कर सकता है। तो +2 फॉर्म में इसके पास में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री होंगे, इसी वजह से ये 4 OH को एकोमोडेट कर रहा है। तो मैं यहां पर कह भी सकता हूं कि बेरिलियम मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल एकोमोडेट कर सकता है? 4 वाटर मॉलिक्यूल एकोमोडेट कर सकता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन यहां पर +2 का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर जब तक बेरिलियम अपनी वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, तब तक एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री नहीं होगा, s एटॉमिक ऑर्बिटल फ्री नहीं होगा, और जब तक 4 ऑर्बिटल नहीं होंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल को ये एकोमोडेट नहीं कर सकता। या यहां पर जो आप देख पा रहे हो 4 हाइड्रोक्साइड आयन हैं, ये नहीं बन सकते। तो 4 हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करने के लिए इस एलिमेंट को अपने s सब शेल में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ा, इसीलिए वो चार्ज यहां पर +2 फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और मैंने मेंशन भी किया है यहां पर बेरिलियम एकोमोडेट मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया होगा, तभी तो यहां पर 4 हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल ने डिसोसिएट होने के बाद एक हाइड्रोक्साइड आयन ही तो प्रोड्यूस किया होगा। दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने देखा कि जो बेरिलियम के फ्लोराइड हैं वो ही घुल पा रहे हैं सिर्फ, बाकी जो फ्लोराइड्स होंगे अदर एल्कलाइन मेटल के वो पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। क्यों? क्योंकि मेटल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। फ्लोराइड्स ऑफ अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इनका, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलेंगे। अब यहां पर सवाल उठा है मेल्टिंग पॉइंट का, तो हम लोग इन हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IIT में भी और नीट में भी। तो मैं आप लोगों को 2 अलग अलग केस बताऊंगा। अब जैसे अगर आप मान लीजिए कोई मेटल हैलाइड है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का हैलाइड है, तो ये मेटल तो कुछ भी हो सकता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, या फिर अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन भी तो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब एक केस वो बनेगा जिसमें हैलोजन सेम होंगी, मेटल वेरी करेगा, और दूसरा केस बनेगा जिसमें हैलोजन चेंज करेंगी और मेटल सेम होगा। तो पहली चीज, पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि मेटल सेम हो और हैलोजन डिफरेंट हो, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट को आप लोग जज करेंगे लैटिस एनर्जी से। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी कंपाउंड की, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और अगर हैलोजन सेम है और मेटल डिफरेंट है, तो आप लोग मेल्टिंग पॉइंट को देखेंगे आयनिक नेचर से। उस कंडीशन में आप अगर मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहते हैं तो आयनिक नेचर से देखेंगे। जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा कंपाउंड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब आयनिक नेचर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोवेलेंट नेचर के साथ में कंपेयर करके, और लैटिस एनर्जी आप लोग जानते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स की बात करोगे तो चार्ज तो सभी में सेम रहने वाला है +2, तो यहां पर आप लैटिस एनर्जी को कंपेयर करेंगे
साइज के साथ। डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। चलिए अब इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स के ऑर्डर्स क्या आएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 4 हैलाइड है, MF2, MCl2, MBr2, Mi2। आप लोग देख पा रहे होंगे मेटल तो सेम है, M रख लिया है मैंने, कुछ भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से, सेम रख लेना। हेलोजन वेरी कर रहा है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हेलोजन वेरी करेगा और मेटल सेम होंगे तब आप लोग मेल्टिंग पॉइंट को लैटिस एनर्जी से कंपेयर करेंगे। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ को जब आप जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम आ रहे हो। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। यहां पर लिखा हुआ है साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। और अगर साइज इंक्रीज होगा, अभी अभी मैंने बताया लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी अगर हेलोजन वेरी कर रही हैं तो सही ऑर्डर जो आएगा, मेटल्स, फ्लोराइड सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स होंगे और मेटल आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये पहला केस देखा हम लोगों ने। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो BeX2, MgX2, CaX2, SrX2, BaX2 आप लोग देख पा रहे होंगे हेलोजन तो सेम है, लेकिन अब की बार मेटल वेरी कर रहा है। अगर मेटल वेरी कर रहा है तो आइए जरा आयनिक नेचर वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। बेरिलियम से बेरियम की तरफ को जा रहे हैं आप, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं और टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होता है। अरे अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है तो यह बात फैक्ट है कि आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा। तो डाउन द ग्रुप आने पर आयनिक नेचर इंक्रीज होगा। बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये बात कही है, आप किसी भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अभी अभी बताया था आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटल वेरी करने पर जो हम लोग कंपेयर करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को, वो आयनिक नेचर के साथ में कंपेयर करेंगे। आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो सही ऑर्डर आएगा वो रहेगा ये। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बेरियम के हैलाइड्स का होगा और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम के हैलाइड्स का होगा। अब हम लोग जरा यहां पर बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या, कोई भी ये कंपाउंड जिनकी हम बात कर रहे हैं हैलाइड्स की, ये पानी में किस तरीके से घुलेंगे, कौन पहले घुलेगा कौन बाद में घुलेगा, उनके ऑर्डर्स की बात करेंगे। देखो यार, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, अगर सॉल्युबिलिटी कह दे तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो पानी के अंदर घुलने की बात कर रहा है। अब आपसे कोई कहेगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप ये पूछ सकते हो ना, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है किस चीज के अंदर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो मेंशन किया जाए या ना किया जाए तो आप समझेंगे कि वाटर के अंदर घुलने की बात चल रही है। और अगर किसी दूसरे कंपाउंड की बात चल रही होगी तो उस कंपाउंड को वहां पर बताया जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं जरा सॉल्युबिलिटी में बेरिलियम के हैलाइड्स तो जनरली घुलते नहीं है, सिर्फ BeF2 और BeCl2 घुलते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था अभी। अब जरा यहां देखें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आप जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है कैटायन का तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब इन चारों टाइप के हैलाइड में मैग्नीशियम के हैलाइड सबसे ज्यादा जल्दी घुलेंगे पानी में, उससे देर में कैल्शियम के हैलाइड, उसके बाद में स्ट्रोंशियम के, और सबसे बाद में बेरियम के हैलाइड पानी के अंदर घुलेंगे। और यहां पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है, ये जितने भी हम लोगों ने हैलाइड्स की बात की है, ये सारे हैलाइड्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये ज्यादातर हैलाइड्स वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने क्रिस्टल में उनका इस्तेमाल करते हैं।
ऑल हैलाइड्स आर हाइग्रोस्कोपिक, जिनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो, एंड फॉर्म्स हाइड्रेट्स। ये आपको एल्कली मेटल्स में भी मैंने बताया है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो सेकंड वीडियो लेक्चर है उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने हाइड्रेट्स क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं। आप लोग वो वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। जैसे BeCl2 अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, BeCl2.4H2O। MgCl2 एग्जिस्ट करता है, MgCl2.8H2O। CaCl2 एग्जिस्ट करता है, CaCl2.6H2O। SrCl2 एग्जिस्ट करता है एज SrCl2.6H2O, और BaCl2 एग्जिस्ट करता है एज BaCl2.2H2O। तो यहां पर मैंने आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन किया। आइए जरा अब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट के डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो मेंशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। अगर आप कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को डिहाइड्रेट कराना चाहते हैं, मतलब जो सॉल्ट ने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया था उसको सिस्टम से हटाना चाहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हीट अप करना पड़ेगा कंपाउंड को। वहीं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आप बेरिलियम और मैग्नीशियम के लेंगे तो हीटअप करने पर ये डिहाइड्रेट नहीं होते, बल्कि इनकी हाइड्रोलिसिस होने लगती है, वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन हो जाएगी और इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने दिखाया भी है, ये एक कैल्शियम हाइड्रेटेड सॉल्ट है CaCl2.6H2O। इसको हम लोग आइसलैंड स्पार के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं या जहां पर बर्फ गिरती है तो रोड पे बहुत सारी बर्फ जम जाती है, तो रोड से बर्फ को साफ करने में इस CaCl2.6H2O का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहां पर लिखा भी है, रिमूव आइस फ्रॉम द रोड। अब ये क्या करता है, कैसे ये आइस को वहां से हटा देता है, तो यार केमिस्ट्री एक ही दिन में आप थोड़ा ना सीख जाएंगे पूरी। ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, तो जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आएगी तब इसको बताया जाएगा, विद रीजन बताया जाएगा। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल से बाहर आ जाएंगे और हाइड्रेटेड फॉर्म एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी अभी मैंने कहा था कि मैग्नीशियम और बेरिलियम के जो हैलाइड होंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उनको हीटअप करने पर ये डायरेक्टली एनहाइड्रेट सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यहां पर क्या होगा, अगर आप MgCl2.6H2O को गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है MgOCl में, मैग्नीशियम ऑक्सोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर अगर आप उसको गर्म करेंगे तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ गर्म करने पर आपको MgCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर आप MgCl2.6H2O को, हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रेट सॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ड्राई HCl के साथ में गर्म करना होगा, सिर्फ गर्म करने से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर मैंने हैलाइड्स के जो डिहाइड्रेशन है उसके बारे में बताया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या होंगे, क्या ट्रेंड है, सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड है, आयनिक नेचर का क्या ट्रेंड है, कोवलेंट कौन कौन है, वो सारी बातें हम लोगों ने यहां पर की। कौन पानी में घुलेगा, कौन पानी में नहीं घुलेगा, हर चीज मैंने रीजनेबल मैनर में आप लोगों के सामने प्रपोज की है, हर चीज का मैंने रीजन दिया है यहां पे। इसी तरीके से हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही सीरीज वाइज चलेंगे। फिर से मैं कहूंगा सारी वीडियोस आप लोग देखते रहें। वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं ताकि इस क्वारंटीन के टाइम में, इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों की
पढ़ाई पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। और जो 11th एकेडमिक्स स्टूडेंट हैं उन लोगों को जरूर ये शेयर करें, क्योंकि वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे तो उन लोगों का इन वीडियो से बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में मैं ऑलमोस्ट पूरा एस ब्लॉक कंप्लीट कर चुका हूं। 1 या 2 वीडियो आने वाली हैं, बस पूरा एस ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उन सारे स्टूडेंट्स का इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, वो बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। चलिए तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।